चल रहे हैं प्रमोशन स्टाइल। न्यूज है, हाँ घर पे हूँ। अरे थैंक यू सो मच भैया। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। अरे ये क्यों नहीं चल रहा भैया हमारा स्टार्ट करने के नाम पर। थैंक यू तनिष्का मैडम, बिल्कुल आज घर पे। भैया पहले फटाफट रिकॉल करा देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना आपको क्या क्या चीजें याद हैं या नहीं, क्योंकि अभी सारी चीजें फिर से काम आने वाली है। सबसे पहले मेरे को बता दो, अगर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, पी टाइप्स के अंदर कौन मेजॉरिटी में था और कौन मिनॉरिटी में था? माइनॉरिटी। तो भैया हमें पी टाइप में पता है कि पी टाइप के अंदर हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। सिंस हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो इसके अंदर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इसलिए इधर अगर मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हमारे पास इधर होल्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब ये हैं बस ये माइनॉरिटी में है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम ऐड करते हैं अपनी पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज मतलब कि भैया जिनकी वैलेंसी 5 होगी, और सिंस इनकी वैलेंसी 5 है तो इधर तो हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अगर मैं इधर बात करूं हमारे पास मेजॉरिटी में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और माइनॉरिटी में कौन होगा? माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स होंगे। उसके बाद हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का भी एक क्विक बस ब्रीफ अप दे रहा हूं कि भैया पीएन जंक्शन में क्या था, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया था। जैसे आप ऊपर देख सकते हो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। पी टाइप में मेजॉरिटी हमारे पास होल्स है तो इधर मेजॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस आने की वजह से चार्जेस अपने आप ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं होल्स की, भैया हमारा होल ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। इधर होल थे, होल पी टाइप से एन टाइप पे जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे कहां जा रहे थे? एन टाइप से पी टाइप। ये कब हो रहा था? जब डिफ्यूजन की बात कर रहे थे। उसके बाद डिफ्यूजन रुक गया था, जैसे हमने उस तरीके से पढ़ के चला था कि भैया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज कर गए, ये लोग कमिटेड हो गए। सिंस ये कमिटेड हो गए तो उन्होंने बाकी सिंगल्स लोगों को कमिटेड होने से रोक दिया, तो डिफ्यूजन हमारे पास रुक गया था। सिंस हमारे पास इप्शिता मैडम ये हमारा चल रहा है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप एन टाइप पीएन जंक्शन चल रहा है। आज जेनर डायोड वाला टॉपिक करना है, ठीक है। डिफ्यूजन रुक गया था, डिफ्यूजन किसने रोका था? पोटेंशियल बैरियर। भाई वेरी गुड, पोटेंशियल बैरियर ने रोका था, जिसकी वैल्यू छोटी होगी 0.5 वोल्ट होगी, और हमारे पास डिप्लीशन लेयर आ गई थी। डिप्लीशन लेयर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जनरली इसकी विड्थ 1 माइक्रोमीटर होती है। फिलहाल आज के लेक्चर्स में ये सारी चीजें काम की हैं, तो एक बार ये चेक कर लो यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको याद है या नहीं? यस सर, क्लियर है, चलो बढ़िया। अब भैया आपसे एक मुद्दे की बात पूछी जाएगी जो अब फिर से काम की है। बिल्कुल प्रतिभा मैडम, यार मेरे को बताओ डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड करेगी? जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में भी बताया हुआ है। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम पी कौन से टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। एन कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। तो इधर पोटेंशियल हमारी बैरिगेटिंग टूटती है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और करंट कितना हो जाता है? इनफाइनाइट। लेकिन डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ? विल बी डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाती है। वेरी गुड। सिमिलरली रिवर्स बाइसिंग की बात करें, रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इधर पोटेंशियल बैरिगेटिंग इंक्रीज हो जाती है तो हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, करंट 0 हो जाएगा और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगी आपकी।
अब अगर किसी को ये सब चीजें नहीं भी पता है बाई चांस, तो टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं भैया न्यू स्टूडेंट्स है, तब भी टेंशन वाली बात नहीं है, काफी कुछ चीजें अभी भी लिंक हो जाएगी। अब अगर मैं बस यही पूछ रहा हूं आपसे, डोपिंग से क्या फर्क पड़ेगा डिप्लीशन लेयर पे, ये सोच के बता दो। डोपिंग से क्या फर्क पड़ेगा डिप्लीशन लेयर पे? डोपिंग का मतलब इम्प्यूरिटीज ऐड करना। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे डिप्लीशन लेयर पे? भाई किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नालायकों। डिप्लीशन इंक्रीज। सर इंक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। चलो आओ देखते हैं। यार एक चीज बताओ, डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या था? इम्प्यूरिटीज ऐड करना, है ना? तो अगर मैं डोपिंग कर रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। भैया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस था? इंट्रिंसिक मतलब प्योर कंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर दोनों ही इक्वल अमाउंट में थे, तो ये लार्ज करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर मैं डोपिंग कर रहा हूं तो या तो होल्स इंक्रीज होंगे या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। अरे भैया चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो इनके मिलने के, कोलाइड करने के चांसेस होंगे वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम। कम होंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि भैया एक है खुला रास्ता और एक है बिल्कुल क्राउडेड एरिया, तो तुम्हारे कोलाइड टकराने के चांसेस किसमें ज्यादा होंगे, क्राउडेड एरिया में या आइसोलेटेड एरिया में? क्राउडेड एरिया। तो इधर भी वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डोपिंग का मतलब आपने चार्ज वैल्यूज इंक्रीज कर दिया, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर दिया। अब आपके पास बहुत सारा चार्ज है, क्राउडेड है, या तो होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यार अगर मेरे पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इनके मर्ज मतलब कॉम्बिनेशन होने के चांसेस या कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिंस कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं तो भैया इसलिए हमारी डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी डिप्लीशन लेयर भैया डिक्रीज हो जाएगी। चेक कर लो यहां तक की बात समझ में आई है या कुछ रिपीट करना है? सर ये एक बार रिपीट कर। चलो डन। तो भैया बात कैसी है, डायग्राम तो समझ लेते हैं फिर। भाई मैंने क्या किया, मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये हो गया हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया हमारे पास एन टाइप। हमें पता है पी टाइप को हम नेगेटिव और इस होल से, नेगेटिव आयन और होल से ड्रॉ करते हैं। इधर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्राउडेड रीजन कम बनाया है, तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन और होल को मिलना है, दे वांट टू गेट कमिटेड, तो इनको अभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ज्यादा। वेरी गुड। अगर इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या था? डिप्लीशन लेयर का मतलब था कि भैया इनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है मिलने के लिए। तो भैया मैं सीधे सीधे क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास डोपिंग कम है, डोपिंग कम है तो मतलब मेरे पास चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो इनके कोलिजन के, इनके मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो भैया हमारी डिप्लीशन लेयर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाए। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डोपिंग बढ़ा रहा हूं। अगर मैं डोपिंग बढ़ा दूं तो मतलब भैया इधर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मेरे को बताओ, इलेक्ट्रॉन होल से मिलना चाहता है, अब इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? सर कम। अब तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और चांसेस भी ज्यादा है मिलने के, क्योंकि बिल्कुल पास पास आ गए हैं तो चांसेस भी तो ज्यादा है मिलने के। तो वही चीज इधर मैंने एक्सप्लेन करी कि अगर मैं डोपिंग इंक्रीज कर दूं तो भैया हमारी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी देन इन दैट केस भैया हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आप मुद्दे की बात लिखना चाहो तो बस इतना लिख लो कि भैया डोपिंग और डिप्लीशन लेयर हमारे एक तरीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार चेक कर लो सबको ये वाली बात समझ में आ गई है, कुछ रिपीट करो। डन सर। डन, चलो
फेस भैया कुछ लोगों ने कुछ भेजा था, ज्यादा मीटिंग होगी, ओके डन डन डन, ठीक है। तनिष्का मैडम साहब कह रही हैं आपके फुल मार्क्स आए हैं, अरे बढ़िया, ऑप्टिक्स में, बढ़िया बढ़िया। शैलजा आपको सबसे अच्छा घर पे क्लास लेने लगता है या ऑफिस में? शैलजा मेरे को घर पे क्लास लेना ज्यादा अच्छा लगता है, घर पे मतलब रिलैक्स हो सकता हूँ मैं आराम से, टेंशन नहीं है। पृथ्विका मैडम बिल्कुल ठीक। इन शॉर्ट जो मैंने कहा, डोपिंग is directly proportional to charge density but inversely proportional to depletion। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब याद रखो हम बात कर रहे हैं जेनर ब्रेकडाउन की। अरे थैंक यू तनिष्का मैडम, लिख लो भैया हेडिंग, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन, इसमें पहले 2 पॉइंट्स याद रख लेना कि क्या क्या 2 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट कि भैया ये जेनर ब्रेकडाउन रिवर्स बाइसिंग पे ही वर्क करता है, केवल और केवल रिवर्स बाइसिंग पे, फॉरवर्ड बाइसिंग पे जेनर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। जेनर ब्रेकडाउन के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है भैया, जेनर ब्रेकडाउन हमारा बेसिकली वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के काम आता है। और जेनर ब्रेकडाउन 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा कहलाएगा एवलांश ब्रेकडाउन और एक हमारा कहलाएगा जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन। चाहे हो कोई सा भी टाइप का ब्रेकडाउन, एवलांश ब्रेकडाउन या जेनर डायोड, कहलाएगा वो ब्रेकडाउन जेनर वाला ही ब्रेकडाउन। यहां तक नोट डाउन करो, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं भैया। इतना आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो मैं इतना डायग्राम रेडी कर लेता हूं अपना। डन सृजल, गुड। सृजन 2-3 क्लास से मिसिंग थे क्या? भैया एक्सप्लेन करना चालू करूं? यस सर। चलो डन। अब यार थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो यार प्लीज पूरा ध्यान से सुनना। यार देखो हमने क्या कहा था, जैसे पी एंड एन, थोड़ा सा पी एन जंक्शन रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि चाहिए। जैसे हम पी और एन को एटॉमिक लेवल पे ज्वाइन कर देंगे, कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इधर हमारे पास होल बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। तो मैंने आपको कहा था कि इस जंक्शन के पास, जो ये हमारे पास नीचे जंक्शन आ रहा है, इस जंक्शन के पास जो होल और इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ये लोग मिलेंगे और कमिटेड हो जाएंगे, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। तो भैया हमने यहाँ पे होल को इरेज कर दिया था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इरेज कर दिया था, जो जो जंक्शन के पास है, सिर्फ उनके साथ ये काम होगा। तो हमारे पास एक नेगेटिव आयंस की पूरी लेयर आ गई थी, और यहाँ पे पूरी की पूरी लेयर किसकी आ गई है? पॉजिटिव आयंस की। और जो ये लेयर है नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस की, इसी लेयर को हमने क्या कहा था? डिप्लीशन लेयर। भाई वेरी गुड, इसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इधर मैंने डिनोट कर दिया इस डी को। भैया ये बन गया था हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बिकॉज नेगेटिव आयंस का कलेक्शन है, और ये वाला पार्ट बन गया था पॉजिटिव आयंस की कलेक्शन, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पोटेंशियल बैरिगेटिंग चार्जेस को रोक रही थी। अब भैया यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एवलांश ब्रेकडाउन। भैया एग्जाम में जरूर आता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी, प्लीज ध्यान से सुन लेना। यार हमने इसको रिवर्स बाइसिंग किया, मैंने ऊपर सबसे पहली चीज लिख दी है। रिवर्स बाइसिंग करने से क्या हो रहा था भैया, मेरा नेट पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, मतलब बैरिगेटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है।
बैरिगेटिंग स्ट्रॉन्ग करने से क्या हो रहा है? अब बात करो डिप्लीशन लेयर के बाहर वाले चार्जेस की। जैसे इस वाले चार्ज को पकड़ो, इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं भैया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज थी। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी थे। एक बॉन्ड की शॉर्टेज आ गई थी, एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास? होल। सबको डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे एन टाइप में क्या हो रहा था? 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और एक ये एक्स्ट्रा 5। भैया 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी थे। अब क्या होगा? जब आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो मतलब आप चार्जेस को इतना स्ट्रांग एनर्जी दे रहे हो, इतनी स्ट्रांग एनर्जी दे रहे हो कि भैया हमारे जो ये बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। डन। सर एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से बताना है। ऐसा करते हैं, आपको वैलेंस बॉन्ड मॉडल से दिखाता हूँ, ठीक है? सर ये जो आपने बॉन्ड्स तोड़े सर, सिर्फ इतना सा जानना है। हाँ, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एन टाइप के अंदर भैया ये हमने सिलिकॉन 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 लिया था। यहाँ पे हमने फॉस्फोरस इंप्यूरिटीज ऐड कर दी थी। यहाँ पे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। मैंने आपको क्या कहा था कि भैया हमारे फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक साइड वाले के साथ, एक नीचे वाले के साथ और एक इस राइट वाले के साथ। ये चारों किसमें बिजी हैं? बॉन्ड बनाने में। एक हमारा बॉन्ड नहीं बना पा रहा था क्योंकि एक एक्सेस में है। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। डन। अब ये किधर जाना चाह रहा था? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐसा करो, ग्रीन कलर से ड्रॉ करो। मेरे को बताओ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाह रहा था? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भैया हमारा एन टाइप से पी टाइप होल से मिलने जाना चाह रहा था ना? यस सर। लेकिन पोटेंशियल बैरिगेटिंग ने रोक दिया था। पोटेंशियल बैरिगेटिंग ने इसको जाने से रोक दिया था। अब पोटेंशियल बैरिगेटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है रिवर्स बाइसिंग में। पोटेंशियल बैरिगेटिंग स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। यस सर। पोटेंशियल इंक्रीज कर गया तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू ED। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर गया है तो क्या कह सकता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर गई है। यस सर। यस और सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा? मैंने आपको डुअल नेचर में भी बताया होगा भैया। अगर मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दूं तो जो ये बॉन्ड बन रहे थे पहले, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, ये बॉन्ड टूटेंगे। अगर अब ये बॉन्ड टूटा तो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, मतलब इसके बाकी 4 इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएंगे। तो अब आपके पास एकदम से बहुत सारे चार्जेस हो गए। यस सर। अकेला इस फॉस्फोरस का बॉन्ड थोड़ी टूटेगा। जो ये सिलिकॉन सिलिकॉन जो ये सारे बना रहे थे, एकदम से आपके पास बहुत सारे चार्जेस आ गए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सेम चीज एन टाइप के साथ भी होगी, सॉरी एन टाइप के साथ और पी टाइप के साथ, दोनों के साथ होगी। भाई पी टाइप में 3 इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड बना रहे थे, एक शॉर्टेज था। लेकिन अब इसके भी बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो एकदम से देखो यार, आपके पास हाई अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया जो फ्री हो गया। सिंस ये हाई अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्री हुआ है, क्या ये डिप्लीशन लेयर के अंदर हुआ या डिप्लीशन लेयर के बाहर हुआ? ये सर डिप्लेशन लेयर के बाहर। डिप्लीशन लेयर के अंदर नहीं, ये डिप्लीशन लेयर के बाहर हुआ है। आई रिपीट भैया, यहाँ पे जो ये 3 इलेक्ट्रॉन थे वो टूटे हैं, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो टूटे हैं। तो ये डिप्लीशन लेयर के बाहर आपको एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस मिल गया। सिंस बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको मिल गया है, तो भैया अब हमारा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा उसको भी समझो भैया। ये सब चीजें हमारी रिवर्स बाइसिंग में हो रही थी। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है? एक बार यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल था और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था। तो यार मेरे को बताओ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल इनको पुश करेगा या नहीं करेगा?
Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? पहले देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन मेरे N से P में जा रहे थे। इफ यू नोटिस, पहले पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन N से P में जा रहे थे, लेकिन अब मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? P से लेके N में। क्या भैया ये वाली बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो Yes. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे ही हमारा यहाँ पे ये पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे लिख लो कि हमारे भैया बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा आउटसाइड डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर के बाहर हो रहा है, आउटसाइड डिप्लीशन लेयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब हमारे चार्जेस भैया अपोजिट मूव करेंगे। अब मेरा इलेक्ट्रॉन P से N में जाएगा और अब जो मेरा होल है वो N से P में जाएगा। भैया होल तो N में माइनॉरिटी था, इलेक्ट्रॉन P में माइनॉरिटी था, तो अब जो इधर करंट फ्लो हो रहा है, पहले करंट फ्लो हो रहा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, लेकिन अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो यार एकदम से इतना ज्यादा बॉन्ड टूट रहा है, इतना ज्यादा चार्ज आपको मिल रहा है, तो एकदम से लार्ज करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए आपको याद हो, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कराया था लास्ट क्लास में कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जब हम पोटेंशियल इंक्रीज करते रहते हैं करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे बॉन्ड्स को तोड़ देगी, और सारे बॉन्ड्स को तोड़ते ही एकदम से इनफाइनाइट लार्ज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम से बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज मेरे को मिल गया। दैट इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। तो आपको एवलांच ब्रेकडाउन में क्या क्या चीजें याद रखनी है, प्लीज याद रखो। एवलांच ब्रेकडाउन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वो आपसे पूछेगा कि ये एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो भैया याद रखना, ये आउटसाइड डिप्लीशन लेयर्स बॉन्ड टूटे हैं, आउटसाइड डिप्लीशन लेयर। और एवलांच ब्रेकडाउन में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लिख लो ये। Done, sir. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, यहाँ पे लिख देता, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा, दो ये लिखा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ना, ये क्या करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगे और उनको भी फ्री कर देंगे ये, तो चार्ज का रेशियो बढ़ता चले जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एवलांच ब्रेकडाउन, मतलब एवलांच जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन की वजह से होता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ना, ये अपना एक तरीके का वो बनाएंगे, चेन बनाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे के 4 बॉन्ड तोड़ेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे। फिर आगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 बॉन्ड्स पे अटैक करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर आपके पास? 16। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. सर रिपीट करना एक बार। रिपीट। जैसे इधर देखो, इधर मैंने फास्फोरस के 4 बॉन्ड तोड़ के 4 इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया। Yes, sir. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 अलग बॉन्ड्स पे अटैक करेंगे। अब 4 अलग बॉन्ड्स पे अटैक कर रहे हैं तो फिर से 4 इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाएंगे। ये 4 तो फ्री थे ही, इनका काम होगा अगले 4 को और फ्री कराना। तो टोटल कितने हो गए? 8। 8. अब 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नेक्स्ट 8 को अटैक करके फ्री कराएंगे, तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 16। 16. अब ऐसे ही 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगले 16 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराएंगे। तो इस तरीके से 2 की पावर बढ़ती जाएगी, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, इस तरीके से। Yes. प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन का डिफरेंस आएगा, तो याद रखना, एवलांच ब्रेकडाउन टेक प्लेस आउटसाइड द डिप्लीशन लेयर, इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द रीजन बिहाइंड इज इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, जिसकी वजह से एकदम से लार्ज करंट फ्लो कर रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, और एवलांच ब्रेकडाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जेनर ब्रेकडाउन है, क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। क्या यूज है वो बताता हूँ। तो अब हेडिंग लिखो यहाँ पे, जेनर डायोड। बिल्कुल बिल्कुल।
भैया चाहे जेनर ब्रेकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, बात तो रिवर्स बाइसिंग पे ही हो रही है। सिंस रिवर्स बाइसिंग पे बात हो रही है तो मतलब पोटेंशियल तो इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। एवलांच ब्रेकडाउन हुआ था डिप्लीशन लेयर के बाहर, अब आ जाओ डिप्लीशन लेयर के अंदर। भाई डिप्लीशन लेयर में यहाँ पे नेगेटिव आयन बचा था और यहाँ पे पॉजिटिव आयन बचा था। पॉजिटिव आयन ने क्या करा था, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और इसका जो ये होल था, इन दोनों ने मर्ज होकर अपनी कहानी खत्म कर ली थी। लेकिन भैया इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बॉन्ड में बिजी हैं और इसके कितने इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्ड में? 4। 3 ऐसे ही इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में बिजी हैं, होल तो खत्म ही हो गया, और इधर 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गया। अब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बॉन्ड्स टूट रहे हैं, लेकिन पिछले केस में बॉन्ड्स टूट रहे थे आउटसाइड द डिप्लीशन लेयर, लेकिन अब इस वाले केस में क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे जो चार्जेस डिप्लीशन लेयर के अंदर है। तो भैया डिप्लीशन लेयर के अंदर भी तो हाई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्री हो जाएगा। यस सर। डिप्लीशन लेयर के अंदर भी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्री हो जाएगा, लेकिन भैया एवलांच में क्या हो रहा था, अगर आप फिर से नोटिस करो, इलेक्ट्रॉन पी से एन में जा रहा था, लेकिन इधर क्या होगा भैया, इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेंगे, तो भैया हमारा इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से पीछे जाएगा और होल क्या करेगा भैया, होल के साथ भी सेम होगा। तो इधर भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस आ रहे हैं, और जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहे हैं ये फिर से एक करंट प्रोड्यूस करेंगे और वो करंट होगा जेनर डायोड। बस आपको जेनर डायोड में क्या पॉइंट्स याद रखना है भैया, पहला पॉइंट, इट टेक प्लेस इनसाइड द डिप्लीशन लेयर, और अभी भी रीजन क्या है, वही सेम रीजन है कि भैया बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन शुरू हो रहे हैं। एक मिनट रुको भैया, किसी की चैट आई है, वो भी डाउट पूछ देख लेता हूँ। वेरी गुड, बस इसमें रिपल्शन हो रही है, बिल्कुल सही, इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। इसके अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो भैया इसके केस में अब हम क्या बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जब एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है भैया, रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो करंट एकदम से इन्फिनिटली लार्ज फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, हमारा जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इसलिए जेनर डायोड का सबसे बड़ा यूज क्या है भैया, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले बस एक बार यहां तक चेक कर लो, आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, क्लियर सर। यस सर। डन। इसलिए इसका सेकंड वाला पॉइंट रिपीट। सेकंड वाला पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में क्या हो गया है, हमारे चार्जेस बहुत सारा टूट गया है। अब जो चार्जेस टूट गया है, जो पहले माइनॉरिटी था, देखो पी में फिर से क्या था, मैं फिर से कह रहा हूं पी में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी था, अब मैंने यहाँ पे पी को, इस इलेक्ट्रॉन को ही ज्यादा बना दिया, यहाँ पे एन के अंदर मेजॉरिटी था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अभी इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है। अब क्या ये बात क्लियर है? नहीं, फिर से रिपीट। यस सर। ठीक है भैया, रिपीट। मैं क्या कह रहा हूं, एवलांच और जेनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस बस यही है, बॉन्ड्स ब्रेकडाउन हो रहे थे, बॉन्ड्स ब्रेकडाउन होते ही आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा था, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा था। अब ये हमने रिवर्स बाइसिंग करी है, तो अगर आप अभी भी देखो मेरा करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर आप अभी भी देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव टर्मिनल भैया ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन इस एक्सटर्नल बैटरी का रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेगा, लेकिन इसके अंदर होल्स भी हैं, होल्स इधर मूव करेंगे, तो इधर भी फिर से वही कहानी हो रही है,
अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम P टू N, और होल किधर मूव कर रहा है, होल मूव कर रहा है N टू P। लेकिन अब हो क्या रहा है कि भैया हमारी बैरिगेटिंग नहीं रोक पाई, भैया चार्जेस फ्लो कर रहा है खूब, तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो इस केस में भी करंट आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली लार्ज मिलेगा। क्या चीज क्लियर हो रही है? तो ग्राफ तो अभी भी सेम ही है, ग्राफ तो देखो अभी भी सेम ही है, लेकिन बस डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस क्या है कि भैया हमारा ये डिप्लीशन लेयर के अंदर हो रहा है और एवलांच ब्रेकडाउन डिप्लीशन लेयर के बाहर होता है। क्या भी डिफरेंस याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एवलांच का एक ड्रॉबैक क्या है, उसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रह पाता, लेकिन जेनर डायोड के अंदर क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो इधर अगर आप देखो मैंने वोल्टेज को ज्यादा इंक्रीज नहीं कराया, करंट ही इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहा। अब इसका यूज कैसे है वो समझ लो एक बार। भाई मेरे को बताओ, क्या ये 10th क्लास वाली बातें याद हैं? अगर इधर मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ R1 और इधर एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ R2 और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट की, तो भैया हमारा ये 10 वोल्ट दोनों पे यूटिलाइज होगा, R1 R2 दोनों पे कंज्यूम होगा। सपोज इधर मैंने 8 वोल्ट रखा, तो R2 पे कितना वोल्टेज आएगा? Sir, 2. 2. वेरी गुड। अगर R2 पे 2 है तो R3 पे कितना आएगा? 0. नहीं, R2 नीचे R3 पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो R3 और R2 पे कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा। 2 volt. और R1 पे कितना होगा? 8 वोल्ट। 8. तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा, तो अभी भी टोटल 10 ही हो रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आई है? Yes, sir. डन। भैया मैं जेनर डायोड का सेम सर्किट होता है, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करो, रिपीट करना है 1 मिनट। सर एवलांच में मिनोरिटी, जेनर रेडियस मेजॉरिटी, बिल्कुल। भैया हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारे तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज हो जाएगा, एसी वगैरह। हम चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उससे भैया हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया लोड। इसके पैरेलल में मैं कनेक्ट करूंगा अपना जेनर डायोड। ये पी टर्मिनल है तो ये कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल से, पी टाइप वाला, ताकि रिवर्स बाइसिंग हो। और जेनर डायोड को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जेड बना देते हैं, ये होता है जेनर डायोड का सिंबल। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। अब समझो बात को भैया, सपोज ये मेरा इनपुट है, मैं क्या करूंगा, हम जेनर डायोड को डिजाइन करते हैं खुद से। कैसे डिजाइन करते हैं? जेनर डायोड डोपिंग करके डिजाइन होता है, हेवीली डोप्ड होता है। जितना ज्यादा आप डोपिंग करोगे उस हिसाब से इसका वोल्टेज चेंज होता रहेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यार देखो मैंने अभी भी तो बताया ना आपको, डोपिंग चेंज करने से डिप्लीशन लेयर पे फर्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल भी तो चेंज हो जाएगा। तो मैं जेनर डायोड में ना बहुत हेवीली डोपिंग करता हूँ और एक वोल्टेज को फिक्स कर लेता हूँ। ऐसे में अलग अलग जेनर डायोड डिजाइन करता हूँ अलग अलग वोल्टेज पे। तो जैसे मैंने अज्यूम किया कि मैंने एक जेनर डायोड डिजाइन किया और इसका मैंने फिक्स वोल्टेज, जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, वो कितना रख दिया मैंने? 10। अब ये वोल्टेज कभी चेंज नहीं होने वाला। सपोज लेकिन इनपुट में मैं दे रहा हूं 12 वोल्ट, तो मेरे को बताओ क्या होगा? भैया हमारा जेनर डायोड पे तो 10 फिक्स है, तो बाकी बचा हुआ 2 किस पे जाएगा? इस सीरीज वाले रेजिस्टेंस पे जाएगा। Yes. हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो इस जेनर डायोड के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज कितना होगा? 10 10 का वोल्ट 10 होगा। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 15, इनपुट इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इंक्रीज करता रहेगा फिर डिक्रीज करता रहेगा। 15 कर दिया, अब क्या होगा बताओ? फिर 10 वोल्ट जो है वो उसी पे रहेगा और 5 वोल्ट सीरीज पे आ जाएगा। वेरी गुड, 10 वोल्ट जेनर का फिक्स रहेगा। हमारा जो बचा हुआ 5 है वो रेजिस्टेंस अपना कंज्यूम करेगा, वो उसकी हेडेक है, वो कैसे करे। और हमारा जो लोड वाला रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाला, वो अभी भी 10 का 10 ही रहेगा।
सेम Yes, चीज sir. अगर भैया मैं यहाँ पे 50 भी कर दूं तो भी जेनर वाला अपना तो काम फिक्स रखेगा, 10 का 10 ही रखेगा। Yes, यहाँ sir. पे हमारे पास चले जाएगा 40 40 वोल्ट, volts, तो अभी भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे आएगा 10 वोल्ट। 10 volts. तो देखो इसने इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज को फिक्स कर दिया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये सबको समझ में आ गया सर्किट डायग्राम वोल्टेज रेगुलेटर का, जेनर डायोड का? Yes, sir. डन। इसको ड्रॉ कर लो और पीछे वाला अगर नोट डाउन नहीं किया है तो उसको कर लो। और एक मिनट प्लीज। ऋत्विका आप कह रहे हो कि सर क्या होगा सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 8 वोल्ट ही सप्लाई करूं, यही कह रहे हो आप? Yes, sir. 5 volt और 8 volt. Yes, sir. तो अगर 8 वोल्ट है तो ये तो जेनर ब्रेकडाउन से कम का वोल्टेज हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ग्राफ पे आओ, अगर आपका वोल्टेज जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो करंट की वैल्यू कितनी है? 0। Yes, sir. तो मतलब ये उस पर करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो भैया इसलिए याद रखना वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होना पड़ेगा तो ही करंट फ्लो करेगा। 8 वोल्टेज में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. सर तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में जा रही है इसका क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंसी कहाँ है? फ्रीक्वेंसी कहाँ नेगेटिव पे जा रही है? मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आपको डाउट नहीं समझा सर मतलब। सर ये जो आपने ग्राफ बनाया ना हाँ सर, इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं सर, अरे डाउनवर्ड्स नेगेटिव का तो मतलब बस इतना ही है कि भैया ये हमारी पोलैरिटी चेंज हो रही है इनपुट की, जैसे मैंने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में बनाया था। तो ये तो जेनो डायोड तो सिर्फ रिवर्स बाइसिंग में ही वर्क करता है ना, तो इसके लिए तो ये फिक्स होनी चाहिए पोलैरिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो बात क्लियर हुई? तो इस हम क्या करेंगे जेनर डायोड को है ना, हम बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर के बाद लगा देंगे। फुल वेव रेक्टिफायर सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्शन को फिक्स कर देगा, और ये डायरेक्शन हम रिवर्स बाइसिंग ही रखेंगे। तो ये डायरेक्शन फिक्स हो गई, अब उसके बाद जेनर डायोड अपना वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। ये सर अब क्लियर है। तो याद रखना ये तो कंडीशन होनी ही चाहिए, आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका जेनर ब्रेकडाउन से ज्यादा होना चाहिए तो ही करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज तो फिर करंट ही फ्लो नहीं करेगा। अगर अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो भैया एक क्वेश्चन कर लें। Yes, sir. चलो डन। भैया इधर हमें ये बैटरी दे रखी है 90 वोल्ट की, यहाँ पे हमारे पास एक जेनर डायोड है, इस जेनर डायोड का वोल्टेज हमें गिवन है दैट इज 30 वोल्ट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, और इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 5 किलो ओम्स। भैया यहाँ तक चीजें क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द करंट passing through Zener diode. Find the current passing through Zener diode. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना ही पड़ेगा जेनर डायोड के, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है 4 किलो ओम्स। चलो क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको, ट्राई करके देखो एक बार। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। या पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक बार?
या स्ट्रेंथ की फॉल डाउन हो रही है। नहीं, ऋतु का आंसर सही नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी आपने कैलकुलेट किया है उतना पार्ट सही है। चलो भैया आओ एक्सप्लेन करता हूँ। भाई सबसे पहले मेरे को बताओ, जो ये जेनर डायोड है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर भैया 5 किलो। अरे अभी तो बताया था जेनर डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. 0। तो इसका रेजिस्टेंस तो 0 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखूं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूं, चेक करना भैया। पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 4, और ये वाला भी फिर सीरीज में आ जाएगा। तो 4 और 5 टोटल कितना हो गया? 9 किलो ओम्स। 9 क्योंकि किलो। इस वाले का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 किलो ओम्स। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. आपको पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज भी पता है कि भैया हमने बैटरी कितनी कनेक्ट करी है, 90 वोल्ट की। तो यार अगर आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, क्या आप इस बैटरी से टोटल कितना करंट फ्लो करेगा ये कैलकुलेट कर सकते हो ओम्स लॉ यूज करके? Yes, तो sir. हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, और ओम्स लॉ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भैया बैटरी से टोटल कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V बाय आर। V की वैल्यू 90 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 90 किलो ओम्स। ये कटा तो हमारे पास आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सर वोल्टेज 90 नहीं था। भैया वोल्टेज 90 तो है जो सर्किट का कनेक्टेड है। बट सर आपने यहाँ सर पे तो आपने 9 उल्टा लिखा। लिखा है। हाँ सर सर आपने 90 9 बाय 9 होएगा। एक मिनट दोबारा बोलो। 90 सर बाय, 90 बाय 9 होगा। अच्छा 9 बाय वो कर दिया मैंने, अब ठीक है। ये सर Yes, और sir. 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, चलो सही है इतना। तो भैया ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर -2 एम्पियर। पहले अब यहाँ तक चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। नो No, डाउट। sir. डन। हाँ बस ये गलती हो गई थी, वोल्टेज को मैंने 9 लिख लिया था, 90। तो वोल्टेज 90, ओम्स लॉ लगा दिया, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो V बाय आर 90 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये आ गया हमारे पास। अब यार टोटल करंट मिल गया है हमारा, ये टोटल करंट यहाँ तक फ्लो करेगा I, लेकिन यहाँ पे आ गया जंक्शन। जंक्शन आ गया तो कुछ करंट यहाँ पे जाएगा और कुछ करंट नीचे जाएगा। मेरे को बेसिकली I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की वैल्यू इजीली निकल जाएगी अगर एक बार मेरे को I1 की वैल्यू मिल जाए तो। क्योंकि भैया हम ये इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I2. Yes, कंजर्वेशन sir. ऑफ चार्ज, किरचॉफ रूल। यस सर। अब ये सोचो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अरे बड़ा आसान है, अगर जेनर डायोड का वोल्टेज 30 है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज भी कितना हो गया? 30. वेरी गुड। तो मैं लिख रहा 60. हूं इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज हो गया 30, 60 नहीं होगा, 60 तो इस रेजिस्टेंस वाले का होगा। क्या फिर से रिपीट करना है या नो भैया सर क्लियर है? ठीक है। No, sir. डन। तो 60 वोल्ट तो इसका हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रुको मैंने कुछ गलत किया क्या? एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी। 30 30 60, इससे तो आंसर फिर अलग आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 4, भैया मैंने गलती कर दी है, प्लीज इसको ठीक करो। बता दो। हाँ मैं आपको समझा रहा हूं, हमने गलती कर दी है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो प्लीज।
बाकी शायद से इससे भी आंसर आ जाए, भी बाद में चेक कर लूंगा, लेकिन जो गलती हुई है पहले मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। भाई अगर यहाँ पे वोल्टेज 30 है तो मेरे को बताओ, आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज का वोल्टेज पता चल गया ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज का वोल्टेज कितना होगा? 60। रेजिस्टेंस इन सीरीज वाले की वैल्यू भी पता है 4 किलो ओम्स। तो आप यार ये आई की वैल्यू अब निकलेगी, आई की वैल्यू कितनी होगी भैया? वी एस बाय आर एस, ये वैल्यू इसलिए गलत निकल रही थी। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम्स, ये आ जाएगा हमारे पास 15 50 into 10⁻³ -3, इसको -3 को मिली एम्पेयर्स लिख दो। अब पहले यहां तक ये चीज ठीक कर लो, जो गलती करी थी भैया वो कर देता हूँ। ये टोटल सर रेजिस्टेंस 9 ओम्स नहीं होगा, क्योंकि भैया ये दोनों ये इसके पैरेलल में भी तो है, हम इसको ऐसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, यस ये सर। गलती हो गई थी। अब हमें टोटल करंट मिल गया है। अब फिर से वही आ जाओ कि भैया मेरे को I1 और I2 की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं I1 अब यहाँ पे सही निकल रहा था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। VL की वैल्यू पता है 30 वोल्ट, RL की वैल्यू पता है 5 किलो ओम्स। तो क्या आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हो? I1 की वैल्यू होगी VL बाय RL, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम्स। तो भैया ये कितना आ गया हमारे पास? 6 मिली एम्पेयर्स। भैया अब आपको टोटल करंट पता है, टोटल करंट था 15 मिली एम्पेयर्स, I1 की वैल्यू पता है 6 मिली एम्पेयर्स। तो क्या अब आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो जो ज़ेनो डायोड से करंट पास कर रहा है? यस सर। तो आपके पास आंसर आ गया 9 मिली एम्पियर्स, ये फाइनल आंसर है। ये सर निकल गया। गुड। डन। तो भैया सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे आप खुद से? यस आ गए? चलो डन। अरे डन डन डन, बढ़िया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ करने दो, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आया, ये बैटरी, चलो भैया वैल्यूज क्या क्या गिवन है इधर? बैटरी की वैल्यू हमें गिवन है 10 वोल्ट, इधर हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम्स, यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। और यहाँ पे है हमारा एक डायोड, दैट इज डायोड 1, पीएन जंक्शन है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज 14 किलो ओम्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 12 किलो ओम्स, और यहाँ पे एक डायोड दैट इज डायोड 2। पहले भैया सब लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। बैटरी 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम्स, 14 किलो ओम्स, 12 किलो ओम्स। यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है पीएन जंक्शन, दैट इज डायोड 1। यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है डायोड 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई, I1 एंड I2 की। आई ये वाला करंट है, I2 यहाँ पे मार्क है, ये हमारा करंट I2, और यहाँ पे ये करंट I1। चेक कर लो, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया? भैया नालायको बता दो थोड़ा सा, क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस सर। बढ़िया, ये पिछले वाले से ज्यादा सिंपल है।
आप कह रहे हो फर्स्ट वाले की वैल्यू दैट इज 5 मिली एम्पियर्स, बिल्कुल ठीक है। चलो डन। यार मेरे को एक बार बताओ, डायोड 1 आपका किस टाइप का बाइसिंग हो रखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग? सर फॉरवर्ड बाइसिंग। भाई वेरी गुड, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस भैया 0 होता है और सारा का सारा करंट इसी से फ्लो करता है, याद रखना। Yes, sir. क्योंकि अगर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस 0 है तो मतलब पूरा का पूरा करंट वहीं से फ्लो करेगा। सिमिलरली डायोड 2 भी हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो इसका रेजिस्टेंस भी 0 और इसका करंट भी इनफाइनाइटली। Infinite. तो एक चीज पहले तो यहां तक चेक करो भैया, यहां तक तो करंट हमारा आई आएगा। अब यहाँ पे करंट स्प्लिट होना चाहता है, कुछ पार्ट नीचे जाना चाहता है, कुछ पार्ट राइट में I2 पे जाना चाहता है। लेकिन अब होगा क्या भैया, जिससे भी रेजिस्टेंस कम मिलेगा करंट वहां से ज्यादा जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो वहां से कम करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट वहां से ज्यादा फ्लो करेगा। अरे लेकिन यार राइट वाले का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और नीचे वाला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है 14 किलो ओम्स, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा करंट किधर चले जाएगा, डायोड 1 से चले जाएगा। फिर सेम चीज यहाँ पे रिपीट, यहां तक तो टोटल करंट आई आ गया, अब फिर से करंट स्प्लिट होना चाहता है, कुछ पार्ट D2 पे जाना चाहता है, कुछ पार्ट 12 से जाना चाहता है। लेकिन D2 का रेजिस्टेंस तो 0 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और पूरा का पूरा करंट हमारा D2 से चले जाएगा। चेक कर लो, ये वाली बात क्लियर है? Yes, sir. तो बेसिकली आपकी ये ब्रांच सर्किट से रिमूव हो गई। अगर ये ब्रांच सर्किट से रिमूव हो गई तो केवल एक ही रेजिस्टेंस बचा पूरे सर्किट में, 2 किलो ओम्स का, केवल एक ही रेजिस्टेंस बचा। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि भैया रेजिस्टेंस गिवन है 2 किलो ओम्स, बैटरी का वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, तो भैया बता दो करंट कितना आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 5 मिली एम्पेयर। 5 मिली एम्पेयर्स। वेरी गुड, ये आई की वैल्यू है। हमने देखा I1 से तो करंट पास ही नहीं कर रहा, तो I1 की वैल्यू कितनी है, 0। I2 की वैल्यू पूछी थी, करंट तो स्प्लिट ही नहीं हुआ है, तो हमारी I2 की वैल्यू भी आई ही है, दैट इज 5 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन खत्म। आपको I की वैल्यू मिल गई, I1 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई। सर हाँ रिपीट। स्लाइड करना सर, ये वाला रिपीट कर दो कि यहाँ पे करंट कैसे नहीं आया। करंट इसलिए नहीं आया, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर्स, सपोज मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज इसकी वैल्यू मैंने ली 2 ओम्स, इसकी वैल्यू मैंने ली ज्यादा ले लेता हूँ, सपोज 10 ओम्स। तो मेरे को बताओ 10 एम्पियर स्प्लिट होगा या दोनों से बराबर जाएगा? Split होगा. स्प्लिट होगा, लेकिन ज्यादा किससे जाएगा करंट? 2 ओम्स वाले से जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो भैया यहाँ से करंट ज्यादा जाएगा। जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस कि भैया सपोज यहाँ से करंट 8 एम्पियर गया, तो बाकी बचा हुआ करंट यहाँ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी सिचुएशन लो, मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ पे करंट 10 एम्पियर था, इस वाली वायर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है और इस वाली वायर में रेजिस्टेंस है 1000 ओम्स। अब बताओ अब क्या होगा? जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है भैया यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, तो करंट बोलेगा भैया जहाँ पे मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा, मैं तो वहां से फ्लो करना चाहूंगा, मेरे को यहाँ पे कोई रोक ही नहीं रहा है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, यहाँ पे करंट को कोई रोक ही नहीं रहा, तो पूरा का पूरा 10 एम्पियर ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। चेक करो, ये वाली बात समझ में आ रही है? डन सर। अब यही चीज पीछे हो रही थी भाई, पीछे हमारा डायोड 1 हमारा करंट स्प्लिट होना चाहता है, एक इधर और एक नीचे। अरे लेकिन इधर राइट वाले में रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा का सारा करंट राइट में ही चले जाएगा, नीचे करंट जाएगा ही नहीं, और जिससे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा वो मेरे ब्रांच में कोई रोल प्ले नहीं करेगी, तो वो ब्रांच से कट ही हो जाएगी। सेम चीज आगे I2 के साथ भी यही हुआ। I2 के पास 2 रास्ते मिले, एक D2 और एक 12
किलो ओम्स का। D2 कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा तो वो कहेगा भैया मैं तो पूरा पूरा वहीं से चले जाता हूँ, तो इसलिए 12 किलो ओम्स वाली ये जो रेजिस्टेंस है ये भी ब्रांच से कट हो जाएगी। थैंक यू सर। ओके स्टार्ट। भैया सबका ये क्वेश्चन सब कुछ नोट डाउन हो गया है? यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज लॉजिक गेट्स। वो हम एक क्लास में खत्म हो जाता है, ये भी मुश्किल से हाफ एन आवर का टॉपिक है ये कुछ, तो ये हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। भैया डन डन डन? यस चलो तो आज के लिए इतना सर। ही। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? उसके बाद कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, उसके बाद तो